लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो अपन का टॉपिक रहेगा वह है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इसकी प्रक्रिया कैसे है, इसके कितने प्रकार है, आज अपन इस सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसका साथ दीजिएगा आप। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तो कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से वाणिज्य का काम करना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। हम थोड़ी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, तो इसकी परिभाषा कह सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना। क्या करना? क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है? इंटरनेट ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। यानी इंटरनेट के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। अब यहाँ पे पूछोगे कि सर ये वस्तु एवं सेवा क्या होती है, अलग अलग होती है, तो मैं बताना चाहूंगा वस्तु किसे कहते हैं। तो कोई भी उत्पाद जिसका क्या होता है? भौतिक स्वरूप होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे वस्तु। क्या बोलेंगे? वस्तु। जैसे कि ये मार्कर है ना, ये क्या एक वस्तु है। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये क्या एक वस्तु है। लेकिन सेवा क्या होती है? तो मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं वह क्या एक सेवा है, सर्विस है। यानी आपने देखा होगा, आप बस में जाते हो तो बस में यात्रा करना क्या एक सर्विस है। आप क्या बस पूरी घर पे लेके आते हो? नहीं। तो वह क्या है? वहां पे अपन क्या ले रहे हैं? सेवा ले रहे हैं। होटल्स में जाते हैं, होटल बुक करते हैं, तो हम वहां पे क्या लेते हैं? सेवा लेते हैं। होटल अपनी घर की नहीं हो जाती। तो यह वस्तु और सेवा का अर्थ आपको समझ में आ गया होता है। तो इसका क्या होता है? क्रय विक्रय होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है, या फिर इसके क्या क्या लाभ है। विशेषता या फिर मैं लाभों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्या होता है? इसके माध्यम से हम अपना जो व्यापार है, व्यापार का क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा छोटा सा बिजनेस है और हम उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो ई कॉमर्स को अपना के हम उसको विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं और बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता कि इसके माध्यम से हम अपने जो प्रोडक्ट की, हम अपनी जो संस्था की जो गुडविल है, जो ख्याति है, उस ख्याति को बेहतर बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो गुडविल जो अपन की ख्याति है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। यह इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब और भी विशेषता के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से क्या होता है? जो कागजी कार्रवाई होती है, उस कागजी कार्रवाई में क्या आती है? कमी आती है। पहले अपन को कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे या बेचते थे तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन ई कॉमर्स आया है। जब से ई कॉमर्स आया है, जो कागजी कार्रवाई बिल्कुल कम होती जा रही है। और बात करें तो इसके कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। कैसे होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई कॉमर्स के माध्यम से यानी जो सेलिंग होती है बहुत ज्यादा होती है और इसके कारण खपत भी
ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसका उत्पादन करना होगा, तो उत्पादकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या फिर कह सकते हैं अपन का जो लाभ है वो भी ज्यादा उत्पादित होता है। और बात करें तो इसकी मैं कह सकता हूं कि लागत में कमी की जा सकती है। लागत में क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है, क्योंकि ई कॉमर्स के माध्यम से हम थोक मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में एक साथ सेलिंग करते हैं, जिसके कारण लागत अपन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर कह सकते हैं कि अन्य प्रोडक्टों से हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तुलना का ऑप्शन होता है। तुलना कर सकते हैं किसकी, उत्पादों की अपन क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यानी एक कंपनी कितने में बेच रही है, दूसरी कंपनी कितने में बेच रही है, दोनों की डिटेल निकाल के हम उसकी तुलना कर सकते हैं, और जो चीप होगा, जो बेस्ट होगा, हम उस प्रोडक्ट का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो तुलना का कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, फिर खरीदते हैं तो कम से कम अपन की जो लागत है, कहीं ना कहीं पे लागत में कमी आएगी। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। कह सकता हूं कि जो अपन का जो ज्ञान का जो दायरा है, ज्ञान क्षेत्र का विस्तार होता है, ज्ञान क्षेत्र का विस्तार होता है। हमको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। अभी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आया है, कितने में बेच रहा है, क्या क्या उसकी विशेषता है, कौन कौन से उसकी कमियां हैं, सारी की सारी हमको डिटेल्स मिल जाती है। किसके माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पे हमारा ज्ञान क्षेत्र का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब मैं थोड़े इसके बहुत सारी अपने इसकी विशेषताएं पढ़ ली, और मैं कह सकता हूं एक विशेषता और पढ़ लेते हैं, पेमेंट का ऑप्शन। इसमें जो पेमेंट का ऑप्शन होता है बहुत ही सरल होता है। बेजमारी का जो काम होता है, जो झंझट भरी जो काम होता है वो नहीं होता। पेमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा, विशेषता हो गई, हमारे जो लाभ हो गए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसकी थोड़े बहुत इफेक्ट, या फिर कह सकते हो बैड इफेक्ट भी होते हैं, इसकी कमियां भी होती है। तो कमियों के बारे में या फिर इसकी सीमाओं के बारे में भी जान लेते हैं। अब इसकी कमियां क्या है, उस कमियों को मैं उजागर करने जा रहा हूं। तो अब देखिएगा, अब अपन इसकी कमियों के बारे में जानते हैं। कमी या फिर कह सकते हैं कि सीमाएं क्या क्या है, सीमाएं क्या क्या है। तो देखिएगा, पहली सीमा मैं बता देता हूं कि इसमें वस्तुओं के साथ में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। वस्तु के साथ में कैसा होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। अप्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हम ऑफलाइन में वस्तु खरीदते हैं, यानी अपन को अगर बाय द वे जैसे कि गुड़ खरीदना है तो दुकान पे जाते हैं, गुड़ को देखते हैं, और कम से कम 1 किलो खरीदना होता है तो 50 ग्राम अपन के अंदर चला जाता है, तो वो मजा ही अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, तो ये इसके एक बैड कह सकते हो, इसकी कमी है, लिमिट्स है इसकी। और भी बहुत सारी लिमिट्स है कि इसके माध्यम से क्या होता है, हैकिंग की समस्या आती है। क्या आती है, हैकिंग की समस्या। यानी हैकर जो होते हैं वह हमारी जो पर्सनल डिटेल होती है, हमारे जो अकाउंट होते हैं उसको हैक कर लेते हैं, और उसके बाद में वह अनचाहे तरीके से उसको यूज में लेते हैं। तो हैकिंग की समस्या आती है। यानी बहुत सारे जो अपन के अकाउंट्स में जो पैसे होते हैं वह भी फुर हो जाते हैं। तो हैकिंग की समस्या बहुत आती है। अब देखिएगा, और इसमें क्या होता है कि इसमें गांवों तक अभी तक पहुंच बहुत ही कम मात्रा में है। यानी गांवों तक पहुंच अभी तक नहीं हो पा रही है। गांवों में पहुंच अभी तक दूर है। यानी
जो ई कॉमर्स का जो दायरा है अभी तक सिटियों में प्रचलन है, जो गांवों में इसकी जो डिलीवरी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये इसका एक कह सकते हैं कि कमी या सीमाओं के रूप में आ रहा है, क्योंकि वे गांवों तक अपनी डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो बहुत ही समय लगता है, जो क्या कह सकते हैं कि समय सीमा थोड़ी ज्यादा होती है। इसके कारण ये इसकी सीमाओं में आता है। अब देखिएगा, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें जो रिटर्न का प्रोसेस है, रिटर्न का जो प्रोसेस है वह बड़ा होता है। अगर बाय द वे कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, और उसको रिटर्न करवाना होता है, तो क्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। उसकी जो प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण इसको हम इसकी सीमाओं में ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी इसकी क्या पढ़ ली अपन ने, कमियां पढ़ ली, सीमाएं पढ़ ली कि वस्तुओं के साथ में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, हैकिंग की समस्या आती है, गांवों में पहुंच अभी तक नहीं हो पाती है, रिटर्न प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन जो पढ़ेंगे इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। किसके प्रकारों के बारे में, ई कॉमर्स के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो ई कॉमर्स के प्रकार, अब देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा आपके। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ई कॉमर्स है वह 1960 के दशक में व्यापार के क्षेत्र में आया था और उन्नति की थी। यानी कब लॉन्च हुआ था, 1960 के दशक में। तो अब देखना, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ ई कॉमर्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अब देखिएगा टाइप ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। तो देखिएगा, टाइप ऑफ ई कॉमर्स का मतलब, यानी इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखिएगा, पहला जो प्रकार है वो आएगा आपका B2B। कौन सा है, B2B है। अब B2B का मतलब क्या होता है, तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। यानी जब इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रिकल रूप से जब कोई दो व्यापारिक संस्थाएं, ये भी संस्था है, कैसी है, ट्रेडिंग संस्था है, और ये भी संस्था है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, और कैसा है, ट्रेडिंग है। तो जब दो व्यापारिक संस्थाएं आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल रूप से, तो उसको हम कहेंगे B2B कहेंगे। क्या कहेंगे, B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब मान लीजिएगा, उदाहरण में बता देता हूं, alibaba.com, ये कंपनी, ये एक बहुत ही थोक कंपनी है। क्या है, थोक कंपनी है। ये अपने जो प्रोडक्ट है वह फुटकर जो संस्थाएं होती है उनको देती है। तो देखो, अलीबाबा और अदर्स जो संस्थाएं होती है उनके मध्य जो रिलेशंस है वह कैसा है, B2B है। कैसा है, B2B। तो संस्थाओं और संस्थाओं के मध्य जो क्रय विक्रय होता है उसे हम B2B में कहेंगे, सम्मिलित करेंगे। अब जो नेक्स्ट है B2C। अब B2C क्या होता है, तो B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। अब देखिएगा, बिजनेस टू कस्टमर का मतलब होता है कि इसके माध्यम से ऑनलाइन वस्तुएं जो संस्था है वह किसको बेचती है, ग्राहकों को बेचती है, अपने कस्टमर को बेचती है। यानी B2C, यानी B का मतलब बिजनेस, C का मतलब कस्टमर। तो जब व्यापारिक संस्थाएं कस्टमर को अपना प्रोडक्ट क्रय विक्रय करती हैं तो उसे क्या कहेंगे, B2G। जैसे आपने देखा होगा फ्लिप जो कार्ट है, या फिर अमेजॉन है, या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, ये किसमें आती है, B2C, यानी कस्टमर
व्यापारिक संस्था से अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो उसे हम किसमें सम्मिलित करेंगे? B2C में सम्मिलित करेंगे। इसके उदाहरण बता दिए है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन से हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वह किस श्रेणी का है? B2C। अब अपन पढ़ेंगे C2C। C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर, जब एक कस्टमर अपनी वस्तुएं या सेवाएं दूसरे कस्टमर को बेचता है या फिर खरीदता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? C2C बोलेंगे। उदाहरण देखिएगा, ईबे, ईबे या फिर कह सकते हो OLX। OLX पे बेच, टैगलाइन तो सुनी होगी, OLX पे बेच, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी कोई भी जो वस्तु है, अपना प्रोडक्ट है, दूसरे कस्टमर को बेच सकते हैं इस कंपनी के थ्रू। आपने देखा होगा OLX। अब बाय द वे अपन को मोबाइल नया खरीदना है, हम अपना पुराना मोबाइल बेचना चाहते हैं तो हम उसको जो फोटो वगैरह OLX पे डाल देंगे और वहां पे अगर किसी कस्टमर को जरूरत है तो वहां से परचेज कर लेगा। तो ये कौन सा है? C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, ये रिलेशंस होता है। तो 3 तो हो गया। अब देखिएगा और मैं बताने जा रहा हूं C2B। C2B क्या होता है? यानी कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस यानी क्या होता है? कभी कभार कस्टमर के पास में बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं होती है, दुर्लभ कॉइन्स होते हैं, दुर्लभ मान लीजिएगा चित्र होते हैं, पेंटिंग्स होती है, तो वो क्या करना चाहेगा? वह उसका उचित मूल्य प्राप्त करना चाहेगा। वह उसको किसको दे देगा? बिजनेस कंपनी को दे देगा और वहां से वह क्रय विक्रय कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस आता है, यानी कस्टमर के पास में कोई दुर्लभ वस्तु है, उपयोगी वस्तु है, तो वह बिजनेस कंपनी के साथ में समझौता करके उसको बेच सकता है और उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकता है। अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो मैं बता देता हूं। 4 तो हो गए अपन के। अब देखिएगा और भी टाइप्स में बताता हूं आपको। अब देखिएगा B2G, हमारे B2G। अब B2G क्या होता है? तो देखिएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होता है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब देखिएगा बहुत सारी जो व्यापारिक संस्था है, बिजनेस कंपनियां हैं, बिजनेस कंपनियां हैं, उसको अपने जो टैक्स भरने के लिए, टैक्स को पे करने के लिए, कह सकते हो कि कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, या फिर लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए, लाइसेंस का क्या करने के लिए? नवीनीकरण करने के लिए किसके साथ में संबंध स्थापित करना पड़ता है? तो सरकार के साथ में संबंध स्थापित करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको ही कहते हैं B2G। यानी इसके माध्यम से जो व्यापारिक संस्था है अपने लाइसेंस का बना सकती है, लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकती है, रजिस्टर ऑफिस में कोई भी फाइल भेज सकती है, या फिर जो टैक्स वगैरह पे कर सकती है। तो ये जो सरकार के साथ में बिजनेस कंपनी का जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है? B2G कहलाता है। अब मैं और बताने जा रहा हूं और कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स की भरमार है। C2G। अब C2G क्या होता है? C2G कस्टमर टू गवर्नमेंट, कस्टमर टू गवर्नमेंट। अब कस्टमर टू गवर्नमेंट क्या होता है? तो जब आपने देखा होगा ना, रेलवे किसकी सर्विस है? रेलवे किसकी सर्विस है? सरकार की है ना। तो भाई अपन को रेल यात्रा करनी होती है, हम क्या है? कस्टमर है। हम क्या है? कस्टमर है। और जब अपन को रेल यात्रा करनी होती है तो हम टिकट कहां से खरीदते हैं? गवर्नमेंट से खरीदते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट से खरीदते हैं। तो जो रेलवे है, रेलवे है वह किसका है? गवर्नमेंट का है। और हम क्या है? हमको यात्रा करनी है, हम यात्री है, तो हम क्या खरीदेंगे? टिकट खरीदेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी कस्टमर को यात्रा करनी है, वह टिकट खरीदेगा और टिकट खरीदने के लिए उसको सरकार के रेलवे विभाग से संपर्क स्थापित करना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है वह किसके अंतर्गत आती है? C2G के अंतर्गत आती है।
ये भी क्लियर हो गया होगा। अब और बता देता हूं मैं, और टाइप्स बता देता हूं। तो इसका जो है और टाइप्स बता देता हूं मैं आपको। G2C क्या है? G2C। अब G2C क्या होता है? तो गवर्नमेंट टू कस्टमर, अगर सरकार अपने लोगों को या जनता को या ग्राहक को सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो वो किसके माध्यम से? वह C2G के माध्यम से सेवा उपलब्ध करवाएंगे। आपने नाम सुना होगा ई मित्र का। ई मित्र, जो ई मित्र है, ई मित्र की सुविधा C2G के अंतर्गत आती है। यानी गवर्नमेंट, ई मित्र सुविधा किसकी है? गवर्नमेंट की है। किसको देना चाहते हैं? कस्टमर को देना चाहते हैं। तो ये C2G के अंतर्गत आता है। तो ये अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए। B2B पढ़ लिया, B2C पढ़ लिया, C2C पढ़ लिया, C2B पढ़ लिया, B2G पढ़ लिया, C2G पढ़ लिया, उसके बाद में G2C पढ़ लिया। और भी होते हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए? टाइप ऑफ कॉमर्स हो गए, ई कॉमर्स हो गए। अब देखिएगा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो अब मैं बताने जा रहा हूं इसकी प्रक्रिया ई कॉमर्स काम कैसे करती है। तो अब मैं इसके काम के धमाल को बताने जा रहा हूं। पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में अभी के अभी सेट करता हूं मैं। तो देखिएगा, अब देखिएगा इसकी प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का प्रोसेस कैसे होता है? तो इसके 3 चरण, 3 स्टेप में पढ़ते हैं। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में पढ़ते हैं। अब देखिएगा, पहला जो स्टेप लेते हैं अपन, क्रय विक्रय से पूर्वावस्था। दूसरी ले लेते हैं अपन, क्रय विक्रय की अवस्था, क्रय विक्रय की अवस्था। और जो तीसरी लेने जा रहे हैं अपन, तीसरी लेने जा रहे हैं, वह लेने जा रहे हैं क्रय विक्रय के बाद की अवस्था, बाद की अवस्था। तो 3 विशेषता पढ़ ली, क्रय विक्रय से पूर्व की अवस्था, क्रय विक्रय की अवस्था और क्रय विक्रय के बाद की अवस्था। अब इसमें क्या होता है देखना कि क्रय विक्रय से पूर्व की अवस्था में हम क्या करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें, इस अवस्था में क्या किया जाता है कि विक्रेता के यहां पे अपन का क्या बना दिया जाता है? ऑनलाइन अकाउंट बना दिया जाता है। ऑनलाइन क्या बना दिया जाता है? अकाउंट बना दिया जाता है। और वहां से हमको आईडी और पासवर्ड जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? आईडी एंड जो पासवर्ड होते हैं वह अपन को जनरेट होते हैं। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और उस विक्रेता के सारे प्रोडक्ट को हम चेक कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, विक्रेता के यहां पे अकाउंट बनाना, ऑनलाइन अकाउंट बनाना, आईडी पासवर्ड का जनरेट होना और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना और उसका प्रचार करना, यह किसके अंतर्गत आता है? क्रय विक्रय से पूर्व की अवस्था के अंतर्गत आता है। अब इसके सेकंड स्टेप के बारे में हम समझने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप कौन सा है? तो वह होगा क्रय विक्रय की अवस्था। क्रय विक्रय की अवस्था, हम इसमें क्या करते हैं? हम माल का आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं कि हमें कौन कौन सी वस्तु या फिर सेवा खरीदनी है। हम उसका क्या देते हैं? आदेश देते हैं। और उसका जो, हम कह सकते हो कि उसका जो मूल्य है वह डिसाइड करते हैं, मूल्य डिसाइड करते हैं। यानी मूल्य का जो हाव भाव होता है, मूल्य के जो भाव डिसाइड कर दिए जाते हैं
किसमें आता है, क्रय विक्रय की अवस्था में। तो आदेश देना और मूल्य के भाव तय करना ये किसकी शरण में आता है, क्रय विक्रय की अवस्था में आता है। एक मैं बात बता देता हूं कि जब अपन वस्तुओं को देखते हैं और जो उनको पसंद आती है, जो हमको पसंद आती है, हम उसको ऑनलाइन टोकरी में डाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉपिंग कार्ट बोलते हैं। शॉपिंग कार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉपिंग कार्ट। ये एक टोकरी होती है, जो भी वस्तु पसंद आती है इसको क्या बोलते हैं, शॉपिंग कार्ट बोलते हैं। जो भी वस्तु पसंद आती है हम उसमें डाल देते हैं, और जो पसंद नहीं आती हम उसको रिमूव कर देते हैं। और फिर लास्ट में कौन सा प्रोसेस है, तो क्रय विक्रय के बाद की अवस्था। तो जब अपन को जो वस्तु खरीदनी थी हमने उसको किस में डाल दिया, शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। अब फिर हम उसका क्या करेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, पेमेंट। तो तीसरी अवस्था में, क्रय विक्रय की बाद की अवस्था में हमको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। और फिर अपन को क्या प्राप्त हो जाती है, वस्तु प्राप्त हो जाती है। और वस्तु में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो अपन रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये किसमें आते हैं, पेमेंट है, वस्तु प्राप्त होना और उसको रिटर्न करना, ये क्रय विक्रय की बाद की अवस्था में आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये, अब देखो ये तीनों तो अपन ने पढ़ लिया। क्रय विक्रय से पूर्व की अवस्था में क्या होता है, तो विक्रेता के यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट बना दिया जाता है, पंजीकरण की प्रक्रिया की जाती है, आईडी पासवर्ड जनरेट होते हैं, जानकारी अपन को ले सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। क्रय विक्रय की अवस्था में हम आदेश देते हैं, मूल्य का भाव डिसाइड करते हैं, जो पसंद आती है हम उसको शॉपिंग कार्ट में डाल देते हैं। और क्रय विक्रय बाद की अवस्था में हम क्या करते हैं, तो हम उसका पेमेंट करते हैं, वस्तु को प्राप्त करते हैं और रिटर्न करनी होती है, तो रिटर्न का प्रोसेस अपनाते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि पेमेंट कैसे करते हैं। तो पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखिएगा। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है, पेमेंट कैसे करते हैं। पेमेंट के तरीकों को बता देता हूं ताकि आपके ज्ञान में चार चांद लग जाए। अब देखिएगा पेमेंट में पेमेंट ऑप्शन बताता हूं। पेमेंट ऑप्शन, तो जब अपन इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स करते हैं तो हम जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं बहुत सारे अवेलेबल्स होते हैं, जैसे कि सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। जब अपन को मान लीजिएगा कि नकद में पैसा देना होता है तो हम सीओडी की सुविधा लेते हैं, सीओडी की सुविधा। और सीओडी की सुविधा कब प्राप्त होती है, यानी जब अपन के घर पे जो विक्रेता डिलीवर करने के लिए आता है तो हम उसको नकद में कैश पैसे दे देते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, सीओडी, यानी कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी यानी डिलीवरी के समय पेमेंट करते हैं कैश में, तो सीओडी कहलाता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है चेक, यानी डिलीवरी के समय हम उसको, डिलीवर होता है माल, तब अपन उसको चेक से माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो क्या कहलाता है, चेक के थ्रू वह कहलाएगा पेमेंट। उसके बाद में और ऑप्शन बताने जा रहा हूं, नेट बैंकिंग, यानी अगर अपन का बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और हमने नेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है तो हम उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, नेट बैंकिंग से। अब देखिएगा और ऑप्शन है डेबिट कार्ड, कौन सा, डेबिट कार्ड, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। अब बहुत सारों को ये कंफ्यूज होता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है, तो आज अपन इसका भी समझ लेते हैं। डेबिट कार्ड यानी जो नॉर्मल आपका जो एटीएम्स है ना, नॉर्मल आपका जो एटीएम्स है वह क्या कहलाता है,
डेबिट कार्ड कहलाता है और इसके माध्यम से भी अपन ई पेमेंट कर सकते हैं। यानी कह सकते हो अपन कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो हम पेमेंट कर सकते हैं, अगर हमारे अकाउंट में पैसा जीरो है तो हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो सुविधा होती है वह क्या होती है, डेबिट कार्ड होती है। जितना पेमेंट है बैंक बैलेंस का उतना ही अपन इससे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये तो होता है डेबिट कार्ड। उसके बाद में होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड ये जो बैंक शाखा होती है उससे ही अपन को प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कस्टमर की साख देखी जाती है, उसकी गुडविल देखी जाती है और गुडविल के आधार पर उसको क्या दिया जाता है, उसको ओवरड्राफ्ट दिया जाता है कि अगर बैंक में उसका अकाउंट जीरो है तो भी वह अपनी गुडविल के आधार पर निश्चित लिमिट तक वह क्या कर सकता है, खरीदारी कर सकता है। तो यह सुविधा कौन प्रदान करता है, क्रेडिट कार्ड। यानी बैंक बैलेंस जीरो है तो भी अपन एक जो लिमिट्स होती है, अपन की गुडविल की जो लिमिट्स होती है उसके तहत अपन खरीदारी कर सकते हैं। तो यह सुविधा होती है क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का आज आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इसके माध्यम से भी अपन ई कॉमर्स का पेमेंट कर सकते हैं। और देखिएगा इसमें क्या होता है, डिजिटल नकद भी होती है। क्या होती है, डिजिटल नकद। डिजिटल नकद के माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, भीम ऐप, बहुत सारी ऐपें होती है जिसके माध्यम से हम अपना क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ई बैंकिंग का या फिर ई कॉमर्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो वह कौन सा रूप है, डिजिटल नकद। कौन सा रूप है, पेटीएम, एयरटेल मनी या फिर जियो मनी, या फिर कह सकते हो कि बहुत सारे फोन पे वगैरह। किसका ऑप्शन है, तो ये डिजिटल नकद है। कौन सी है, डिजिटल नकद। यूपीआई, भीम वगैरह ये सारी डिजिटल नकद है। यानी पेटीएम है या फिर फोन पे है, ये इसके उदाहरण है। किसके, डिजिटल नकद के। और भी ऑप्शंस है। और ऑप्शंस कौन सा है तो मैं बता देता हूं, ईएमआई की सुविधा भी अपन को मिलती है ई कॉमर्स में। यानी हम अपना जो प्रोडक्ट जो खरीदा है उसका पेमेंट निश्चित किस्तों में कर सकते हैं, ईएमआई में कर सकते हैं। एक निश्चित पैसा एक निश्चित समय अवधि के बाद में अपन को चुकाना होता है, तो हम ईएमआई के माध्यम से भी हम खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन बताए मैंने पेमेंट के, सीओडी, चेक, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल नकद, ईएमआई और भी होते हैं। लेकिन अब इतना आपका मैंने बता दिया है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स बता दिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।